जैसे पहले जिम्नोस्पर्म्स की एज चली है काफी टाइम तक, जो डोमिनेंट स्पीशीज रही है वो जिम्नोस्पर्म्स की रही है, तो अब वो कहता है कि इस समय मॉडर्न टाइम में जो प्लांट्स की एज चल रही है वो किसकी है, एंजियोस्पर्म्स की है। ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर सीजन में, फ्लावरिंग सीजन में आप अक्सर देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी प्लांट हैं, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स जो हैं वो एंजियोस्पर्म्स हैं। तो चाहे वो छोटे छोटे ग्रासेस हैं, चाहे वो टॉल ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, एक पर्टिकुलर सीजन के दौरान आपको उसके अंदर क्या नजर आती है, फ्लावरिंग नजर आती है। तो इसीलिए हम जिम्नोस्पर्म्स जो है उनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। ठीक है, चाहे वो छोटी हाइट रखते हैं जैसे भी हैं, पर एक पर्टिकुलर स्टेज में उनका जब रिप्रोडक्शन का टाइम आना है, तो उस समय वो कहता है कि उन प्लांट्स के अंदर आपको क्या नजर आएंगे, फ्लावर्स नजर आएंगे। ओके बेटा, तो another term that we used for angiosperms is a flowering plants. All right, so one of the very important thing is as the life cycle of the plant, किसी भी plant की life cycle में two phases होते हैं, vegetative phase है और साथ में reproductive phase होता है। तो उसी तरीके से कहते हैं कि when the angiosperms or the flowering plants they reach their reproductive stage, ठीक है, जब वो अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तो उस समय उन प्लांट्स के ऊपर हमें क्या नजर आते हैं, फ्लावर्स नजर आते हैं। ठीक है बेटे, फ्लावर्स जो है इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो हर एक एंजियोस्पर्म जो है उसमें उनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज के दौरान आपको फ्लावर नजर आएंगे, और फ्लावर जो है उसके अंदर आपको दोनों ही तरह के सेक्स ऑर्गन्स जो है वो नजर आते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स में आपके पास स्टेमन आ जाएगा और आपके पास पिस्टल आ जाएंगे। तो अगर मैं इनको सेक्स ऑर्गन्स बोल रही हूँ, इसका मतलब इसके अंदर क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। ओके बेटा, तो एंथर जो है, जो कि स्टेमन का पार्ट है, उसके अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे जिनको पोलन ग्रेन्स कहते हैं। और वो कहते हैं कि जो पिस्टल या कार्पल है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके अंदर क्या बनेंगे, आगे जाकर एग सेल का फॉर्मेशन होगा, ओव्यूल्स के अंदर होगा। ठीक है, तो फ्लावर्स जो है उनके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो लेटर स्टेजेस पे आपको नजर आते हैं। देखो सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा है कि खास बात क्या है एंजियोस्पर्म्स की, द सीड्स दे आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। ठीक है, तो सीड्स जो है वो फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। एंड यू हैव लर्नड इन 10th क्लास कि ओवरी जो है वो राइपन होके क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। इसका मतलब सीड यहाँ पे ओवरी के जरिए कवर्ड होते हैं जो कि उसका फ्रूट होता है। ओके बेटे, अगर वो कहता है कि इनके हैबिटेट की हम बात करें, तो दे आर शेयरिंग वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। हर एक तरह का हैबिटेट जो है वो शेयर करते हैं, चाहे वो इक्वेटिक हैबिटेट है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस है। ठीक है, चाहे वो कहता है कि डेजर्ट एनवायरनमेंट है, जहां भी आप देखेंगे आपको एंजियोस्पर्म्स जो है वो अच्छे से फ्लरिश होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, इसका मतलब वो एडवांस्ड स्पीशीज है प्लांट्स की, इसीलिए तरह तरह के हैबिटेट में वो हो सकते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर हम उनके साइज की बात करें, तो उनका साइज जो है बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे छोटा सा फ्लावर हमें किसका नजर आता है, वॉल्फिया का नजर आता है। और वो कहते हैं कि आपका जो थंब होता है उससे भी छोटा होता है वो फ्लावर। ठीक है, इसके अलावा आपको टॉल ट्रीज नजर आते हैं, तो उसमें यूकैलिप्टस ट्री सभी बच्चों ने देखा हुआ है। ठीक है, पंजाबी में, हिंदी में हम उसे सफेदे का पेड़ कहते हैं। एंड यूकैलिप्टस ट्री जो है उसकी हाइट जो है वो 100 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। तो जहाँ पे बहुत छोटे छोटे से फ्लावर हैं, वहां पे ऐसे ट्रीज भी प्रेजेंट है जो बहुत बड़ी हाइट रखते हैं। ठीक है, आपको इतने सालों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि एंजियोस्पर्म्स जो है उसको हम टू ब्रॉड क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी कॉटिलेडॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द सीड। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो कहते हैं कि आपके पास दो तरह की स्पीशीज है एंजियोस्पर्म्स की, डाइकोटिलेडॉन्स एंड मोनोकोटिलेडॉन्स। ठीक है बेटे, डाई वर्ड का मतलब है टू, कॉटिलेडॉन्स का मतलब सीड कोट। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर सीड के आसपास जो है, ठीक है, टू लेयर्स वाला सीड कोट प्रेजेंट है वो डाइकॉट है, अगर सिंगल लेयर है सीड कोट की तो फिर क्या है, वो मोनोकॉट है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने आपको तरह तरह के प्लांट्स जो हैं आपको दिखाए हैं, अलग अलग तरह के फ्लावर्स जो आपको अलग अलग तरह के हैबिटेट में नजर आते हैं। तो इक्वेटिक एनवायरनमेंट जो है उसमें भी वो ग्रो कर सकते हैं इजीली, टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अपने ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए उनको जाना जाता है, उसका भी एक कारण है
ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, वो अट्रैक्टिव भी अगर नजर आ रहे हैं उनके फ्लावर्स तो उसके पीछे, ठीक है, उनका एक मकसद है, दे वांट टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। ठीक है, पॉलिनेशन के लिए वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि पोलन ग्रेन्स जो है उनका ट्रांसफर हो सके, दैट्स व्हाई दे हैव द ब्यूटीफुल फ्लावर्स। और कहते हैं जितना ज्यादा फ्लावर जो है वो ब्राइट रहेगा उतना ही ज्यादा जो है पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं और उन फ्लावर्स के अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है। ओके बेटे, अब डाइकॉट के करेक्टर्स यहाँ पे बताए हुए हैं, सीड्स हैविंग हाउ मेनी कॉटिलेडॉन, सीड हैविंग 2 कॉटिलेडॉन्स। ठीक है, इफ यू see the leaves of these plants, then the leaves they have reticulate venation. ठीक है, I have taught you in morphology chapter कि रेटिकुलेट वेनिएशन में एक मेन वेन होती है जिसको हम मिडरिप कहते हैं, और उसके आसपास काफी सारी जो है मिडरिप में से और वेन्स अराइज होती है, सेकेंडरी वेन्स, और बाद में वो एक नेटवर्क फॉर्म कर लेती है लीफ के लैमिना में। इस तरह की वेनिएशन को हम रेटिकुलेट वेनिएशन कहते हैं। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि अगर उसके फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स जो है वो टेट्रामेरस और पेंटामेरस हो सकते हैं। मतलब फ्लावर जो है उसमें सेपल और पेटल जो है वो 4 या 5 के नंबर में हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए मोनोकॉट के करेक्टर्स की अगर हम बात करें तो मोनोकॉट के सीड में एक सिंगल कॉटिलेडॉन होती है, और लीव्स जो है उनमें कैसी वेरिएशन है, पैरेलल वेरिएशन है। मतलब कोई भी मेन वेन यहाँ पे नहीं है, सारे के सारे वेन्स जो है वो साइज में एक जैसी है और पैरेलल फैशन में अरेंज्ड है। ओके बेटे, फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो फ्लावर्स जो है कैसे है इसके अंदर, तो कहते हैं कि फ्लावर्स जो है इसके ट्राइमेरस है, मतलब 3 पत्तियों वाले फ्लावर प्रेजेंट है। ठीक है, इट मे बी द कैलेक्स और इट मे बी करोला। तो फ्लोरल बॉल के अंदर 3 3 के नंबर में सेपल और पेटल्स जो है वो प्रेजेंट है। ओके बेटे, ये वाला डायग्राम हम 4th क्लास से बनाते हुए आ रहे हैं अपनी कॉपी में। जब आप साइंस पढ़ना शुरू करते हैं तब आप ये डायग्राम बनाते हैं हमेशा से। ठीक है, तो एक टिपिकल फ्लावर का डायग्राम आपको बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लॉन्ग स्टॉक हमें नजर आ रहा है इसको हम पेडिसिल कहते हैं, और पेडिसिल जो है वो अपने टॉप पे जाके थोड़ा सा स्वॉलन होता है, एंड दैट इज नोन एज रिसेप्टिकल। ठीक है, रिसेप्टिकल इज द स्वॉलन पार्ट ऑफ द पेडिसिल। और उसके बाद आपको उसके अंदर जो है लीव्स नजर आ रहे हैं, तो दीज ग्रीन लीव्स दे आर नोन एज द सेपल्स, and these colorful leaves having beautiful appearance they are known as the petals. ओके बेटा, उसके बाद हमें इसके अंदर काफी सारे स्टेमन्स नजर आ रहे हैं। देखिए, एक स्टेमन की अगर हम बात करेंगे तो एक स्टेमन के 2 कंपोनेंट्स हैं, वन इज एंथर दैट इज प्रेजेंट एट द टॉप एंड हैविंग अ लॉन्ग स्टॉक दैट इज नोन एज अ फिलामेंट। Okay, see the structure of the anther, how many lobes are there, 2 lobes are there. So sometimes we have used the term bilobed anther. ठीक है, बाइलॉब्ड एंथर मींस एंथर में कितने चैम्बर हैं, 2 चैम्बर हैं। पर अगर आप इसको ट्रांसफर सेक्शन में कट करेंगे तो आपको इसके अंदर 4 चैम्बर नजर आएंगे। तो पहले तो एंथर बाइलॉब्ड होता है पर बाद में वो टेट्रालॉब्ड हो जाता है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नजर आ रहा है। एंटायर यूनिट को हम पिस्टल या कार्पल कहते हैं, और पिस्टल और कार्पल के कई सारे पार्ट हैं। टॉप मोस्ट रिसेप्टिव पार्ट जहाँ पे पोलन ग्रेन्स को रिसीव किया जाता है दैट इज नोन एज स्टिग्मा। उसके बाद आपको लॉन्ग स्टॉक लाइक सिलेंड्रिकल पार्ट नजर आता है दैट इज नोन एज स्टाइल। तो स्टाइल वो जगह है जहाँ पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होने के बाद जब पोलन ट्यूब बनाएगा तो वो पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल में से होके पास होती है, और ओव्यूल के सेंटर में जो एम्ब्रियो सैक होता है वहां पे मेल गैमेट्स को लेकर जाती है। ठीक है बेटे, अब नीचे वाला जो बेसल पोर्शन है, बेस में जो है वो स्वॉलन पोर्शन होता है दैट इज नोन एज ओवरी। और ओवरी के अंदर आपको क्या नजर आता है, तो ओवरी के अंदर आपको एक चैम्बर नजर आता है दैट इज नोन एज ओवरियन चैम्बर, और ओवरियन लॉक्यूल्स भी इसे हम कहते हैं। और उसके अंदर आपको एक टिश्यू नजर आता है विच इज अ कुशन लाइक टिश्यू एंड दैट इज नोन एज प्लासेंटा। और प्लासेंटा के साथ बहुत सारे ओव्यूल्स अटैच होते हैं। ठीक है बेटे, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द प्लासेंटा इज नोन एज प्लासेंटेशन, ये टर्म आप पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। इसके अलावा कहते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स के बाद एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो भी कैसे प्लांट है, ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो डेवलप है। तो वेल डेवलप जाइलम फ्लोएम आपको नजर आते हैं इवन एट द स्टेजेस ऑफ देयर सेकेंडरी ग्रोथ। जिम्नोस्पर्म्स जो है उनके अंदर वुड का फॉर्मेशन होता है, तो अच्छे से उनके अंदर जो है वुड फॉर्मेशन होता है, तो इसे हम उसका सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोसेस कहते हैं।
ओके बेटे, अब मैं एक एक चीज देखो बता रही हूँ। द स्टेमन, तो मेल सेक्स ऑर्गन जो है फ्लावर के अंदर, उसको हम स्टेमन कहते हैं। और स्टेमन जो है उसका एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, दैट इज नोन एज अ फिलामेंट। और उसका टॉप मोस्ट रिसेप्टिव पार्ट जो है विच कंसिस्ट ऑफ टू चैम्बर्स, इट इज नोन एज एंथर। ओके, एंथर इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द फिलामेंट। नाउ व्हाट इज द स्पेशल थिंग विद इन द एंथर? ठीक है, एंथर को अगर हम ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको क्या नजर आते हैं? पोलन मदर सेल्स नजर आते हैं। और पोलन मदर सेल्स जो हैं वो डिप्लॉयड है इटसेल्फ, पर उनमें मियोसिस होगी। और मियोसिस होके वो क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। ठीक है बेटे, एक चीज याद रखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो अकेले अकेले नहीं होते, चार चार माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो कई बार हम पोलन ग्रेन वर्ड की जगह पे पोलन टेट्राड वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज फोर फोर पोलन ग्रेन्स दे आर जॉइंड टुगेदर। बट व्हेन डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम दीज पोलन ग्रेन्स, ठीक है, तो फिर ये चारों जो पोलन ग्रेन्स जुड़े हुए होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ओके बेटे, अब देखो वो कहते हैं कि अगर हम बीच में से पोलन ग्रेन जो है, ये क्या कहते हैं, एंथर जो है उसको बीच में से अगर कट करेंगे तो इस तरीके से एक एंथर के दो लोब्स थे, और अगर आप इसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, टीएस लेते हैं, तो इस तरीके से आपको चार लोब्स नजर आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो चार सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं लोब्स की फॉर्म में, चैम्बर्स की फॉर्म में, इनको हम पोलन सेक्स कहते हैं। और इन पोलन सेक्स के अंदर ही पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द पोलन मदर सेल आफ्टर द मियोसिस ऑफ द पोलन मदर सेल्स। ओके बेटे, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस बोलिए, स्पीक अप। यस बेटे, स्पीक अप। यस मैम। ओके, वेरी गुड। अब देखिए आगे हम बता रहे हैं आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है फ्लावर में, उसको हम पिस्टल या कार्पल के नेम से जानते हैं। और पिस्टल के तीन पार्ट है, आपको मैं भी बता के हटी हूँ। ठीक है, बेसल पार्ट जो है वो स्वॉलन होता है, उसको ओवरी कहते हैं। सेंटर में जो पार्ट है जो ओवरी और स्टिग्मा को अटैच करता है उसको स्टाइल कहते हैं। और टॉप मोस्ट पार्ट होता है जहां पे पोलन ग्रेन्स आके फॉल करने हैं, दैट इज नोन एज द स्टिग्मा। ओके बेटे, inside the ovary what are present? ovules are present। ठीक है, अब वो कहता है कि ओव्यूल जो है, each ovule has megaspore mother cells। हर एक ओव्यूल जो है उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं। और ये मेगास्पोर मदर सेल्स जो हैं वो फिर किस प्रोसेस में जाते हैं? मियोसिस के अंदर जाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? वो मियोसिस करेंगे। और मियोसिस करने के बाद वो चार हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे कल मैंने आपको जिम्नोस्पर्म्स में बताया था कि हमारे पास चार यहाँ पर क्या बनते हैं? मेगास्पोर्स बन जाते हैं। तो वहां पे भी हमारे पास 3 मेगास्पोर डी जनरेट हो गए थे, यहाँ पे भी हमारे पास 3 मेगास्पोर्स जो है वो डी जनरेट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बेटे, 4 मेगास्पोर होते हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता प्रॉपर तरीके से, तो इसलिए 3 उसमें से डी जनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही मेगास्पोर सर्वाइव करता है। और जो एक मेगास्पोर सर्वाइव करता है वो आगे जाकर क्या करता है? एम्ब्रियो सैक बनाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे अच्छे से याद रखेंगे कि एम्ब्रियो सैक जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है? ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। और ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ऊपर से देखेंगे ओवरी जो है उसके अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ओव्यूल के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल थी उसमें मियोसिस हुई थी, और उसके बाद 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने थे, उसमें से 3 जो है वो डी जनरेट कर गए थे बिकॉज उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिली। और एक ही मेगास्पोर सर्वाइव किया है, और सर्वाइविंग मेगास्पोर ने एम्ब्रियो सैक बनाया है। और ये एम्ब्रियो सैक किसके अंदर प्रेजेंट है? ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। ओके बेटे, अब ध्यान से सुनेंगे कि हर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है, हर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इमेजिन करिए कि एम्ब्रियो सैक जो है उसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल शेप है, समवट ओवल शेप है। ठीक है, तो बॉटम में उसमें 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से सेंटर वाला एग सेल होता है, और उसके आसपास 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटे, उसी ओवल शेप स्ट्रक्चर के टॉप के ऊपर 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं,
और सेंटर में क्या प्रेजेंट होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे। तो अब गिन गिन के देखो कितने हुए मेरे पास, 3 + 3 6 हो गए और 7 8। इसका मतलब एम्ब्रियो सेक के अंदर टोटल न्यूक्लियस कितने हैं, 8 न्यूक्लियस है। ओके बेटे, 8 न्यूक्लियस है एम्ब्रियो सेक में, 3 नीचे की तरफ है और जो 3 नीचे की तरफ है उसमें से सेंटर वाला एग सेल है और आसपास वाले 2 सिनर्जिड है, और जो 3 ऊपर की तरफ है वो कौन से हैं, एंटीपोडल्स हैं, और 2 बीच में सेंटर में प्रेजेंट है वो कौन से हैं, पोलर न्यूक्लियस है। यहाँ तक सब बच्चों को पता लग गया बेटे। उसके बाद कहते हैं कि जो पोलर न्यूक्लियस है, ठीक है, वैसे तो वो 2 पोलर न्यूक्लियस हैं पर ज्यादा टाइम तक वो अकेले अकेले नहीं रहेंगे और जल्दी ही वो फ्यूज कर जाएंगे पोलर न्यूक्लियाई, और फ्यूज होके वो क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, फिर से सुनेंगे, सेंटर में प्रेजेंट जो पोलर न्यूक्लियाई है वो पहले अकेले अकेले थे, फिर वो फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होके वो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक पोलर न्यूक्लियस 1n है, दूसरा भी 1n है, तो 1n + 1n = 2n एंड दैट इज नोन एज अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पिस्टल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। पिस्टल के स्ट्रक्चर में मैंने आपको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी दिखाई है। ठीक है बेटे, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर मैंने आपको द्वारा दिखाया है। यहाँ पर एंथर्स आपको नजर आ रहे हैं, देन आपको ओवरी और ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल्स नजर आ रहे हैं। सब बच्चों ने याद रखना है कि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है जो सर्वाइविंग मेगास्पोर से बना था और उसके 8 न्यूक्लियस है। ऊपर वाले 3 एंटीपोडल है, नीचे वाले 3 एंटीप्रेटस फॉर्म करते हैं, सेंटर वाले 2 पोलर न्यूक्लियस हैं। पोलर न्यूक्लियस फ्यूज करके डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देती है। ठीक है, अब हम उससे आगे चल रहे हैं। तो सभी बच्चों को पता लग चुका है कि जो हमारा क्या कहते हैं एंथर था उसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो है वो बन चुके हैं। तो अब वो कहता है कि जब पोलन ग्रेन्स एंथर के अंदर बन जाते हैं और एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसमें से पोलन ग्रेन्स जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द वॉल ऑफ द एंथर। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन्स मोटाइल नहीं होते, इसलिए ये विंड के जरिए जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर पहुंचते हैं। ठीक है, तो कई बार इसको विंड लेके जाती है, कई बार कुछ इंसेक्ट की बॉडी के साथ ये चिपक जाते हैं और कई बार ये वाटर के जरिए जाते हैं अगर एंजियोस्पर्मिक स्पीशीज जो है वो इक्वेटिक स्पीशीज है। ठीक है बेटे, जैसे लोटस का प्लांट है, तो आपको पता है कि लोटस का प्लांट जो है वो वाटर के अंदर ग्रो कर रहा है, तो उस केस में वाटर के जरिए पॉलिनेशन हो जाएगी। ठीक है, पर ये जरूरी नहीं होता कि वाटर में ग्रो करने वाला प्लांट जो है वो वाटर पॉलिनेटेड ही होता है हमेशा। कई बार वाटर में ग्रो करने वाले प्लांट भी विंड पॉलिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो 10th क्लास में मैंने 3 टर्म्स आपको यहाँ पे बताई थी। अगर पॉलिनेशन विंड की हेल्प से होता है देन इट इज नोन एज एनीमोफिली, इट इज नोन एज एनीमोफिली। और अगर वाटर की हेल्प से होता है देन इट इज नोन एज हाइड्रोफिली। और अगर इंसेक्ट की हेल्प से होता है देन पॉलिनेशन इज नोन एज एंटोमोफिली। ठीक है बेटे, ENTMO, एंटोमोफिली। Clear? What is pollination? Pollination is the transfer of the pollen grains from the mature anther to the stigma of the flower. ठीक है, whether the flower is present on the same plant or whether it is present on some other plant, but both belong to the same species. All right. अब कहते हैं कि pollen grains जो है वो स्टिग्मा पे पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद वो जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करने के बाद क्या निकलेगी, उसमें से पोलन ट्यूब निकलेगी। ठीक है, तो पोलन ट्यूब जो है वो ट्रांसपेरेंट कलर की होती है और ये फिर स्टिग्मा से आगे प्रोसीड करती है, स्टाइल के जरिए ग्रो करते करते ये कहाँ पहुंचती है, ओव्यूल में पहुंचती है। और आप सभी को मालूम है कि ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, इमेजिन करिए कि पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पे फॉल किए हैं और उन्होंने वहां जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करने के बाद पोलन ट्यूब निकली है और पोलन ट्यूब स्टाइल में से पास होते होते कहाँ पे जा रही है, ओव्यूल जो है उसके पास जाती है। और आपको ये भी पता है कि ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है और उसमें प्रेजेंट है 8 न्यूक्लियस। ओके बेटे, अब वो कहता है कि ये पोलन ट्यूब खाली नहीं होती। ठीक है, इस पोलन ट्यूब जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 मेल गैमेट्स। ये मेल गैमेट्स कहाँ से आए हैं ये आपको अभी नहीं बता रहे हैं, ये 12th क्लास में आपको बताएंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे कि पोलन ट्यूब जो है उसके अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं और 2 मेल गैमेट्स को लेकर ये पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल जो है उसको पेनेट्रेट करती है, पेनेट्रेट करके एम्ब्रियो सैक जो है उसको भी पेनेट्रेट करती है
और उसके बाद एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर हो जाती है। जैसे वो उसके अंदर एंटर होती है, पोलन ट्यूब जो है उसकी मेम्ब्रेन जो है वो बर्स्ट हो जाती है और अपने दोनों मेल गैमेट्स जो हैं उसको वो एम्ब्रियो सैक में रिलीज कर देती है। ओके बेटे, कितने मेल गैमेट थे? 2 मेल गैमेट्स थे। तो एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल की तरफ बढ़ता है और एग सेल के साथ फ्यूज करता है और फ्यूज करके क्या बनाता है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है विच इज नोन एज zygote एंड द process of fusion of this male gamete with the egg cell is known as syngamy। ठीक है, syngamy वर्ड का itself मीनिंग होता है फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। ठीक बेटा, तो पहला वाला मेल गैमेट जो है उसने किसके साथ फ्यूज किया? एग सेल के साथ फ्यूज किया, जाइगोट बनाया। हमेशा याद रखिए जाइगोट डिप्लॉइड होता है और इस फ्यूजन के प्रोसेस को हम सिनगैमी कहते हैं। ठीक बेटे, यहाँ पे देखिए ये वाला डायग्राम हमारा जाना पहचाना है, 10th क्लास में भी हमने ये डायग्राम देखा हुआ है। ये देखिए आपको जर्मिनेट होते हुए पोलन ग्रेन्स नजर आ रहे हैं, आपको पोलन ट्यूब यहाँ से जाते हुए नजर आ रही है, ओब्यूल को उसने पेनिट्रेट कर दिया है, फिर एम्ब्रियो सैक को भी पेनिट्रेट कर दिया है और एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको 8 न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं और पोलन ट्यूब ने 2 मेल गैमेट जो है इसमें रिलीज कर दिए। ठीक है बेटे, एम्ब्रियो सैक को ध्यान से देखिए, ऊपर वाले 3 न्यूक्लियस जो है उनको एंटीपोडल्स नेम दिया गया है, नीचे वाले जो 3 है उनको एग एपरेटस का नेम दिया गया है जिसमें से सेंटर वाला एग सेल है और आसपास उसके 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट हैं और सेंटर में जो एम्ब्रियो सैक के 2 न्यूक्लियस हैं उनको पोलर न्यूक्लियाई बोला गया है, पर बाद में ये फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। ओके बेटे, अब आप इतना याद रखेंगे कि 2 मेल गैमेट जो है वो पहुंच चुके हैं, उसमें से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना चुका है, तो अदर मेल गैमेट का क्या हुआ? ओके बेटे, अदर मेल गैमेट जो है वो क्या करता है? वो सेल एम्ब्रियो सैक के सेंटर की तरफ जाता है जहां पे उसको क्या मिलती है? डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस मिलता है। तो आपको अच्छे से याद है कि ये डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूज होने से बना था। तो ये सेकेंड मेल गैमेट जो है इस डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है और फिर ये क्या बनाते हैं? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं and that triploid structure is known as primary endosperm nucleus। ओके बेटे, शॉर्ट में हम इसको PEN बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कैसे हुआ? देखो, जो सेकंड मेल गैमेट है वो भी 1n था और दोनों पोलर न्यूक्लियस भी 1n + 1n थे, तो 1n + 1n + 1n is equal to 3n। So that's why it is known as a triploid structure and it is known as pan primary endosperm nucleus। All right, Vande. How many times the fusion takes place? You have well familiar that the fusion takes place twice। ठीक है, एक बार तो फ्यूजन कब हुआ है? जब फर्स्ट मेल गैमेट ने एग सेल के साथ फ्यूज किया और जाइगोट बनाया, और दूसरी बार फ्यूजन कब हुआ? जब सेकंड मेल गैमेट ने डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि पोलर न्यूक्लियस से मिलकर बना था उसके साथ फ्यूज किया है और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाया है। क्योंकि 2 बार फ्यूजन हुआ है इसीलिए हम इस इवेंट को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ये डबल फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही देखा जाता है। ठीक है बेटे, ना तो ये आपको जिम्नोस्पर्म्स में नजर आएगा ना आपको टेरिडोफाइट्स में नजर आएगा, ओनली इट इज अ यूनिक इवेंट टू एंजियोस्पर्म्स ओनली। ओके बेटे, अब देखिए जाइगोट बन चुका है, दूसरी तरफ हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बन चुका है। तो एक चीज यहाँ पे सभी बच्चे अच्छे से याद रखेंगे कि जाइगोट जो है बेशक उसमें फर्स्ट मेल गैमेट का एग सेल से फ्यूजन हुआ था और जाइगोट बना था, पर जाइगोट बनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, पर जो सेकेंड मेल गैमेट ने डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन किया था और उससे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जाइगोट से पहले बन जाता है। ठीक है बेटे, कोई स्टूडेंट बता सकता है ऐसा क्यों होता है कि एंडोस्पर्म जो है वो जाइगोट से पहले बन जाता है? यस बेटे, व्हाई द एंडोस्पर्म बाद में जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। यस, क्योंकि अगर जाइगोट पहले बन जाएगा तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा और एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, तो इसलिए एंडोस्पर्म जो है वो पहले बनता है और इनफ न्यूट्रिशन जो है वो प्रेजेंट होती है तब जाइगोट बनता है और जाइगोट जो है उसको न्यूट्रिशन मिलने शुरू हो जाता है। ओके बेटे, तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, देन यू मस्ट रिमेंबर that this primary endosperm nucleus later develops into the endosperm tissue
and that endosperm tissue provides nourishment to the developing embryo which is formed after the zygote. ओके बेटे, तो जाइगोट का भी आगे डेवलपमेंट प्रोसीड करता रहेगा। जाइगोट में खूब सारी माइटोटिक डिवीजन होंगी, क्योंकि मियोसिस तो पहले हो चुका है, तो इसका मतलब अब माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोसिस होने के बाद वो मल्टी सेल्ड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरी तरफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी एंडोस्पर्म बन चुका होगा। तो एम्ब्रियो जो है उसको नरिशमेंट मिलती रहेगी जब तक कि वो ओव्यूल या सीड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, आप सब बच्चे सोच रहे होंगे कि पोलर न्यूक्लियस जो है उनसे तो एंडोस्पर्म बन गया आगे जाके, और एग सेल से जाइगोट बन गया। सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स का क्या होगा? तो जो सिनर्जिड्स है और जो एंटीपोडल्स है, ओके बेटे, ये फर्टिलाइजेशन के बाद धीरे धीरे इनका साइज छोटा होता जाता है, और ये फिर धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाते हैं। और ये कहा जाता है कि जो सिनर्जिड और एंटीपोडल हैं, जाते जाते अपना जो भी उनके पास प्रोटोप्लाज्म होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है उसको न्यूट्रिशन के लिए दे जाते हैं, और इस तरह से उनके जो रिमेन्स हैं उसको भी डेवलपिंग एम्ब्रियो यूज कर लेता है। ठीक है बेटे, एक बहुत ही खास चीज है सिनर्जिड्स के बारे में कि सिनर्जिड्स जो है वो पोलन ट्यूब जो है उसको गाइड करते हैं कि कहाँ पर एग सेल प्रेजेंट है एम्ब्रियो सेट में। अगर आपसे सिनर्जिड का फंक्शन पूछा जाता है तो आपने कहना है कि दे गाइड द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग सेल। ओके बेटे, अब देखिए सारी चीजें हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट से एम्ब्रियो भी बन गया है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म भी बन चुका है। अब वो कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद देखो सारी चीजें किसके अंदर हो रही थी? एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट था, और ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट था। तो अब ये ओव्यूल जो है वो क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा। ठीक है बेटे, और ओवरी जो है वो अब क्या बन जाएगी? फ्रूट बन जाएगी। तो इस तरीके से सीड यहाँ पे नेकेड नहीं होंगे, एंड दे आर कवर्ड बाय द वॉल ऑफ द ओवरी। ओके, तो इस तरीके से फ्रूट्स जो है वो अच्छे से सीड्स को कवर कर लेते हैं। तो यही एक बड़ा डिफरेंस है एंजियोस्पर्म्स में और जिम्नोस्पर्म्स में, कि इनके अंदर सीड्स नेकेड नहीं होते, एक्सपोज्ड नहीं होते हैं। दे आर कवर्ड बाय द वॉल ऑफ द ओवरी, दे आर वेल कवर्ड बाय द फ्रूट। ओके बेटे, यहाँ पे बस मैंने लाइफ साइकिल ही दिखाया हुआ है, कुछ खास नहीं है। और उसके बाद देखिए एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। किसके लिए? पोलन ग्रेन के लिए यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट वर्ड यूज किया गया है। तो पोलन ग्रेन जो है वो आगे जाके मेल गैमेट्स को फॉर्म करता है। वो कैसे फॉर्म करता है? तो वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो हम 12th में स्टडी करेंगे कि पोलन ग्रेन में कैसे कैसे डिविजन होती हैं और फिर वो मेल गैमेट बनाती हैं। कितने मेल गैमेट बनाते हैं वो आप याद रखेंगे, 2 मेल गैमेट बनेंगे। ठीक है बेटे, यहाँ पे वही चीजें मैंने बताई हुई हैं वापस से कि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। अब एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, मैंने आपको ये बताया कि एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं? 8 न्यूक्लियस हैं। इस तरह से एंजियोस्पर्म्स के केस में जो एम्ब्रियो सैक होता है उसको 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ठीक है बेटे, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ होते हैं जिनको एंटीपोडल्स कहते हैं, 3 नीचे की तरफ होते हैं जो एग एपैरेटस फॉर्म करते हैं, और उसमें सेंटर वाला एग सेल और आसपास 2 सिनर्जिड होते हैं, 2 सेंटर में होते हैं जिनको पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है बेटे, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए वापस आइए सारे जाने। हाँ जी, हाँ जी, पता लग गया बेटे? जशन कैसी शक्ल बनाई हुई है? जशन? यस मैम। हाँ जी बेटे, एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ जी, कुछ पूछना है? ठीक है बेटे, एक चीज खास बताइए कि व्हेनेवर देखो इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन हम कैसे डालेंगे। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन अगर मैंने बनाना होता तो मैं इस तरह से क्वेश्चन बना सकती थी। ठीक है, तो मैं लिख सकती थी a unique event known as a double fertilization is the characteristic feature of some species of plants, explain their life cycle. ठीक है, so this means you have to explain the life cycle of angiosperms. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है। ठीक, और सीड्स भी आपको बताया है कि सीड्स जो हैं उसके आसपास कितने कवर हैं,
कितने सीड कोट हैं उस हिसाब से हमने उसके स्पीशीज को भी 2 कैटेगरीज में रखा है, ठीक है। इधर दे में भी मोनोकॉट और इधर दे में भी डाइकॉट, ठीक है। अगर सीड के आसपास 2 कोट्स प्रेजेंट हैं, 2 कवर्स प्रेजेंट हैं, 2 कॉटिलिडॉन्स हैं, तो फिर वो डाइकॉट है। अगर सिंगल कॉटिलिडॉन है तो वो मोनोकॉट है। वो भी आपको पता है कि सिंगल कॉटिलिडॉन को हमने क्या नाम दिया है मोनोकॉट के केस में, हम उसको स्कूटैलम कहते हैं, ठीक। अच्छा, देखो डाइकॉट, तुमने डाइकॉट प्लांट्स जो है अगर उसका एग्जांपल देना है ना, तो कई बार हम अपने मदर के साथ किचन के अंदर मटर छिलवाते हैं जब हम फ्री बैठे होते हैं, ठीक है। तो मटर की जो फलियां आप ओपन करते हैं, ठीक है बेटे, उसके अंदर से उसके दाने निकलते हैं, तो वो यहाँ पे क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओव्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जिन फलियों के अंदर वो कवर्ड है, जिन पॉट्स के अंदर वो कवर्ड है, वो उसके 2 सीड कोट है, ठीक है। व्हेनेवर यू ओपन द पॉड, तो आपके पास 2 लेयर्स बन जाती है ना पॉड की, और उसके बीच में वो सीड्स आपको नजर आते हैं। तो इसका मतलब पी प्लांट किसका एग्जाम्पल है, एक डाइकॉट प्लांट का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप, अभी सर्दियां आ जाएंगी तब बच्चे छलियां खानी शुरू करेंगे, ठीक है। तो जब हम छलियां खाएंगे तो उसके दाने जो है उसको ध्यान से देखना है, मक्की के जो दाने होते हैं, अगर आप उसको बीट करेंगे ना, जोर जोर से उसको बीट करेंगे, तो उसमें से 2 तरह का पाउडर निकलता है, ठीक है। एक व्हाइट से कलर का पाउडर निकलना है, एक येलोइश कलर का पाउडर निकलना है, तो वो उसका एंडोस्पर्म होता है। तो इसीलिए आजकल बड़ा फेमस है, कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं बच्चे ब्रेकफास्ट में उठ के। पुराने टाइम में हमारे जैसे पराठे खाते होते थे पंजाबी बच्चे, अभी भी खाते हैं कई, ठीक है। कॉर्नफ्लेक्स का बड़ा रिवाज है। तो सोचा है कि ये कॉर्नफ्लेक्स हाईली न्यूट्रिशियस क्यों माने जाते हैं, बिकॉज ये मक्की के दानों से बनाए गए हैं और उसमें 2 एंडोस्पर्म होते हैं, व्हाइट वाला एंडोस्पर्म और एक येलो वाला एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म जो है वो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जब आप उसे जोर से दबाएंगे उसमें से एक छोटी सी चीज बाहर आती है, वो उसका एम्ब्रियो होता है, ठीक। तो जब भी आप अब की बार खाएंगे ना, तो उसको करके देखना, उसको जोर से दबाना है, उसमें से कुछ बाहर आएगा, वो एम्ब्रियो होगा। और जो 2 कलर के आपको पाउडर्स नजर आएंगे, येलो एंड व्हाइट, वो उसका एंडोस्पर्म, ठीक है बेटे। अब इस चैप्टर को पढ़ लेंगे।